नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के स्टडी 61 में। आज हम लोग अपने विषय संस्कृत के अगले लेक्चर की तरफ अग्रसर होंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे आज व्यंजनों के बारे में। व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। सामान्यतः हमने पिछले एपिसोड में स्वरों के वर्गीकरण को देखा। इस एपिसोड में हम व्यंजनों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना सरल से सरल हो सके समझाने का प्रयास किया जाए और आपके कोई डाउट्स न रह जाएं। यदि आप हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने व्यंजन विषय को। व्यंजन सामान्यतः आप जानते होंगे, पिछले लेक्चर की अगर बात की जाए तो उसमें स्वर हमारे मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती है। यानी कि जो स्वर है वह 1 मात्रा का भी होता है, 2 मात्रा का भी होता है और 3 मात्रा का भी होता है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं ये आधे मात्रे के होते हैं। जो व्यंजन होता है यह आधा मात्रा का होता है। व्यंजनों की कितनी मात्रा होती है? आधा मात्रा होती है, अर्थात व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो व्यंजन को संस्कृत में हम हल कहते हैं। हल क्या है? तो हल एक प्रत्याहार है। व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? तो यहां से आप देखिएगा, व्यंजन जो है हमारा, इस पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र में आपने स्वरों को पढ़ा। अ से च के बीच स्वर आते हैं, इसलिए स्वर को अच कहा गया। इसी प्रकार से यहाँ से ह से ल के बीच सभी व्यंजन आते हैं, इस वजह से एक प्रत्याहार बनता है हल प्रत्याहार इन दोनों को मिलाने से। और हमारा व्यंजन वर्ण पूरे इस हल प्रत्याहार में आने के कारण व्यंजनों को हम हल कहते हैं। इस हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? यानी कि हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है या व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 33। हल वर्ण की संख्या कितनी? 33। व्यंजन का अपर नाम क्या? हल। व्यंजन का दूसरा नाम क्या? हल। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। ठीक है। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो सामान्यतः हम हिंदी में भी जानते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सामान्यतः इसकी संस्कृत में परिभाषा है अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति व्यंजनम अर्थात जो अनुगमन करते हैं वही व्यंजन। अनुगमन का मतलब जो पीछे चलते हैं। किसके पीछे? स्वरों के पीछे, यानी कि स्वरों की सहायता से चलते हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या। पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या 42 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? हल वर्णों की संख्या कितनी? 33। हल क्या है? तो हल एक प्रत्याहार है। एक प्रश्न आपका ऐसे भी बन सकता है, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 33 वर्ण आते हैं। पुनः पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो कितना? 42। हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी? तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 थी। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी थी? तो 21 या 22 थी। और यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी? तो 42। यानी कि यदि पूछा जाए पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी, तो वर्णमाला में जो वर्ण है हमारे मुख्यतया 2 प्रकार के हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमने स्वर को पढ़ा 21 या 22। व्यंजन हमारा कितना है? 42। यदि इसको जोड़ा जाए तो 21 में 42 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 63, 22 में 42 जोड़ेंगे तो बनेगा 64, यानी कि 63 और 64, 63 या 64। सामान्यतः अगर इस पिछले एपिसोड को आप देखेंगे तो यह आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा कि 21 22 कैसे है।
यहाँ पर 42 कैसे है, 42 कैसे हम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में जितना उतना ही चर्चा करेंगे। यदि पूछेगा पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या कितनी, तो 63 या 64, 63 या 64। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि हमारे व्यंजन जो 33 हैं इनके कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो हमारे जो 33 व्यंजन है इनको 3 भागों में मुख्यतया बांट करके हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। इसके बाद भी आप पढ़ेंगे एक चौथा व्यंजन जिसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन का वर्णन हमारे माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि के द्वारा नहीं किया गया है। व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो व्यंजन 4 प्रकार के हैं। मुख्यतः व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के हैं। हमारे माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार के व्यंजनों का वर्गीकरण है, जिसमें से पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही उदित वर्ण भी कहा जाता है, यानी कि उदित व्यंजन भी कहते हैं इसी को। स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, संघर्षी व्यंजन। उदित व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन कितने, तो सामान्यतः इनके सूत्रों को हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन का विधायक सूत्र है आपका कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। अंतःस्थ व्यंजन का विधायक सूत्र है यड़ो अंतःस्था, यड़ो अंतःस्था। ऊष्म व्यंजन का विधायक सूत्र है आपका शल उष्माणः, शल उष्माणः। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने स्पर्श व्यंजन के ऊपर। स्पर्श व्यंजन है क्या, स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को हम उदित व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का विधायक सूत्र क्या है, तो कादेव मावसाना स्पर्शा। इसको आप फुटकर करेंगे तो बनेगा क आदयो म अवसाना स्पर्शा, क आदयो म अवसाना स्पर्शा, यानी कि क आदि में और म अवसान यानी कि अंत में, अर्थात क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यदि हम क से म तक व्यंजनों को पढ़े वर्णमाला में तो कुल 25 वर्ण आते हैं, अर्थात हमारे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन की संख्या 25 है। इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में रखा गया है। 5 वर्गों में रखे जाने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे गांव में रहने वाले को ग्रामीण, शहर में रहने वाले को शहरी, देहात में रहने वाले को देहाती, उसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन को वर्ग में रखा गया है। वर्ग में रखे जाने के कारण इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, 25। उदित व्यंजन की संख्या कितनी, 25। अब हम आगे आते हैं। स्पर्श व्यंजन का विधायक सूत्र क्या है, कादयो मावसाना स्पर्शा, यानी कि क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं या उदित व्यंजन कहे जाते हैं या वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में रखा गया है, तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में रखा गया है। जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को हम कितने वर्गों में रखे हैं, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 25। इसे कितने वर्गों में रखा गया है, 5 वर्गों में रखा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से, तो पहला आपका क वर्ग, दूसरा च वर्ग, च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा आपका त वर्ग और पांचवा प वर्ग।
वर्गों की संख्या कितनी? 5। वर्ग को ही संस्कृत में उदित कहते हैं, तो उदित की संख्या कितनी? 5। उदित व्यंजन की संख्या कितनी? 25। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी? 25। वर्ग की संख्या 5, वर्गीय व्यंजन की संख्या 25। उदित की संख्या 5, उदित व्यंजन या उदित वर्ण की संख्या 25। उदित कहते किसे हैं? तो कु, चु, टू, तू, पू, इते, उदित इसका विधान करता है। कु, चु, टू, तू, पू, इते, उदित। कु का मतलब यदि कहीं कु कहा जाए तो पूरा क वर्ग समझते हैं। चु का मतलब च वर्ग। टू का मतलब आपका ट वर्ग होता है। तू का मतलब त वर्ग। पू का मतलब प वर्ग। यदि कहीं भी कु कहा जाए तो कु का मतलब कु नहीं समझिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग। चू का मतलब च वर्ग। टू का मतलब ट वर्ग। तू का मतलब त वर्ग। पू का मतलब प वर्ग होता है। ये हमारे वर्गों की संख्या कितनी? 5। उदित की संख्या कितनी? 5। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी? 25। उदित व्यंजन की संख्या कितनी? 25। एक वर्ग में कितने व्यंजन रखे गए हैं? तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए हैं, यानी कि वर्गों की संख्या 5। वर्ग कितने? 5। एक वर्ग में कितने व्यंजन? 5 व्यंजन। तो 5 वर्ग में कितने व्यंजन? तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी? तो क वर्ग में कुल 5 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? तो क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यानी कि हमारे स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था, उस स्पर्श व्यंजन का विधायक सूत्र कादेव मावसाना स्पर्शा, यानी कि क आदि में हो और म अवसान यानी कि अंत में हो, अर्थात क से म तक के व्यंजनों को ही हम स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे क से म तक ही हमने लिखा, और यही क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5। एक वर्ग में 5 व्यंजन, सब में 5-5 व्यंजन है, तो 5-5-5-5 10 गुणा 25, 5 गुणा 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 25 आ जाता है। इसके बाद हमारे क वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा जाए तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत। प वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। सामान्यतः ये उच्चारण स्थान का मतलब क्या है? तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसे उस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहते हैं। अगर हम देखें तो वर्णमाला की परिभाषा हम सामान्यतः जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि यह हमारे वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। हम वर्णमाला को इसी प्रकार से पढ़ते हैं, पहले क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। कभी हम ऐसा पढ़े हैं क्या? ट, ड, न, च, ह, क, प, र, ल, फ, न, छ, ह। ऐसा कभी पढ़े हैं? नहीं। कहाँ नहीं पढ़े हैं? क्योंकि हमारे वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित क्रम होने का मतलब क्या है? इनको किस आधार पर व्यवस्थित किया गया कि पहले क ही लिखा जाएगा फिर ख लिखा जाएगा, इसके पहले हम म या न को काहे नहीं लिख लेते हैं? तो इसका विधान है इसका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर एक चीज बताइएगा, आप अगर आप कुछ बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो अंदर से बाहर निकलती है या बाहर से अंदर आती है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी ध्वनि अंदर से बाहर निकलती है, यानी कि सबसे पहले जो उच्चारण होगा अंदर होगा, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ होगा। अगर आप देखेंगे अपने मुख के भीतर तो कंठ आपका अंदर है सबसे, उसके बाहर आते हैं तो जिह्वा के ऊपर जो गहरा भाग है वही तालु है, और तालु के जस्ट बाहर आएंगे तो मूर्धा मिलेगा, और मूर्धा के बाहर आएंगे तो आपको दंत मिलेगा, और दंत के बाहर आएंगे तो ओष्ठ मिलेगा। जब आप क का उच्चारण करेंगे क, तो देखिएगा आपकी जिह्वा जो है कंठ को स्पर्श करेगी। ध्वनि निकलने से पहले बोल करके देखिएगा क, ध्वनि निकलने से पहले देखिएगा जिह्वा कहाँ सट रही है? जहां सट रही है वही उसका उच्चारण स्थान, और जहां सटती है, जहां स्पर्श करती है वही हमारा कंठ है। जैसे हम प को देखें, बिना ओष्ठ सटाए प को बोल सकते हैं? बोलिए ना, प बिना ओष्ठ सटाए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं।
यानी कि जब हम प का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं, अर्थात प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसको हम सार्वत्रिक से याद कर सकते हैं। सामान्यतया अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि अगर आप नौकरी पा जाए, नौकरी पा जाने के बाद आपको दहेज मिलेगा, तो दहेज में कौन सी गाड़ी मांगेंगे? कहेंगे KTM दो। कहा दो भाई? KTM दो। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। यह वर्णों के उच्चारण स्थान का क्रम है KTM दो। इसके बाद यहां से देखा जाए तो क, च, ट, त, प, क्या यह वर्गों का पहला अक्षर है? क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला अक्षर, त वर्ग का पहला अक्षर, प वर्ग का पहला अक्षर। क्या इसको हम वर्गों का पहला अक्षर कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इस लाइन को क्या हम वर्गों का दूसरा अक्षर कह सकते हैं? इसको वर्गों का तीसरा अक्षर कह सकते हैं। इसको वर्गों का चौथा अक्षर कह सकते हैं। इसको क्या पांचवा अक्षर कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। यदि हम यह स्पष्ट कर पाते हैं कि पहला अक्षर कौन सा है वर्गों का, तो वर्गों के पहले अक्षर है क, च, ट, त, प, दूसरे अक्षर ख, छ, ठ, थ, प, तीसरे अक्षर ग, ज, ड, द, ब, चौथे अक्षर घ, झ, ढ, ध, ब, पांचवें अक्षर ङ, य, ड़, न, म। ये हमारे वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर हैं। अगर इनको हम समझ जाते हैं तो आगे संधि पढ़ने में आसानी होगी, महेश्वर सूत्र याद करने में आसानी होगी, और आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष याद करने में आसानी होगी। हालांकि अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा करें तो यहीं पर आपको अल्प प्राण, महाप्राण हम याद करवा देते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। तो यदि हम मामा के घर जाते हैं तो मामा को कैसे बुलाते हैं? ए मामा, यानी कि ए मामा, ए यम ए मामा। ए से अल्प प्राण, एम से महाप्राण, ए से अल्प प्राण, एम से महाप्राण, ए से अल्प प्राण। यानी कि वर्गों के पहले अक्षर जितने भी हैं ए अल्प प्राण, वर्गों के दूसरे अक्षर जितने भी हैं ए महाप्राण, वर्गों के तीसरे अक्षर जितने भी हैं ए अल्प प्राण, वर्गों के चौथे अक्षर सभी महाप्राण, वर्गों के पांचवें अक्षर अल्प प्राण। ए मामा, ठीक है। और हमारे स्पर्श व्यंजन कितने भाई? 25। वर्गों की संख्या कितनी? 25। उदित की संख्या कितनी? 25। सॉरी, वर्गों की संख्या कितनी? 5। उदित की संख्या कितनी? 5। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। सामान्यतया हम ह से लेकर के ल तक सभी व्यंजनों को रखते हैं, इसलिए महेश्वर सूत्र में रखा गया है। रखा जाने के कारण इसको हम व्यंजनों को हल कहते हैं। इसके बाद शेष कहानी अगले एपिसोड में हम आगे देखेंगे। अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और भी बाकी कुछ चर्चाएं करेंगे इस पर हम। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि प्रयास पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत प्रयास किया जाता है। यहाँ पर काफी गर्मी, पसीना हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।